दोस्तों आज की हमारी कहानी है पूजा और करण के नाम। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। मैंने गुस्से में अपनी स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। ये मैं कहाँ आकर फंस गया था। खिड़की का शीशा ऊपर करके इधर उधर नज़र दौड़ाई तो गर्म हवा के थपेड़े मेरे चेहरे पर लगने लगे। चारों तरफ उड़ती हुई धूल और तेज हवा ने मानो मेरा स्वागत किया। झल्लाकर मैंने खिड़की ऊपर कर दी। अभी मैं जिस जगह पर था वो एक गांव का इलाका था। दूर से ही गांव के कच्चे पक्के मकान नजर आ रहे थे। कच्ची पगडंडी पर मेरी गाड़ी आकर जवाब दे चुकी थी। मेरा इस वक्त तो गाड़ी से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। पता नहीं गाड़ी में क्या समस्या आई थी कि वो एकदम से रुक गई थी। मुझे अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। मैंने एक नज़र अपने सामने लगे स्टैंड पर रखे मोबाइल पर डाली, जैसे वो मेरे गुस्से से डरकर कांपने लगेगा और मुझे इस मुसीबत से निकाल देगा। मुसीबत से निकालता या नहीं, लेकिन मुझे इस मुसीबत में डालने वाला मेरा मोबाइल फ़ोन ही था। गूगल मैप खोलकर मैंने उसे स्टैंड पर लगाया हुआ था और मैं अमृतसर की तरफ रवाना हो गया था। मेरा पूरा परिवार अमृतसर में ही रहता था। एक छोटे से गांव में मेरा पूरा परिवार था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। पढ़ाई के बाद मैं शहर में ही अपना बिजनेस शुरू करने लगा था और शहर को ही अपना ठिकाना बना लिया था। गांव में कभी जाता तो मम्मी पापा से मिलने के लिए जाता था। शुरू शुरू में गूगल ने अच्छा काम किया था और मैं अमृतसर के करीब पहुंचने वाला था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से गूगल ने मुझे एक शॉर्टकट बताया और अब इन गांव की कच्ची पगडंडियों पर लाकर छोड़ दिया था। मेरा दिमाग गुस्से से फटने के करीब था। अगर मैं कच्ची पगडंडी पर होता तब भी कोई फ़र्क नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरी गाड़ी ने इन पगडंडियों पर आकर जवाब दे दिया था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और बाहर निकल कर आया, ये देखने के लिए कि आखिर गाड़ी में समस्या क्या है। जब मैंने बोनट खोला तो वहाँ कोई समस्या नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी के अगले पहिए पर नज़र डाली, मेरा दिल धक से रह गया। शायद टायर पंचर हो चुका था। उसकी हवा निकल चुकी थी और अब वो पिचका हुआ टायर मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। गुस्से में मैंने एक जोरदार मुक्का गाड़ी के बोनट पर मारा, लेकिन बदले में मुझे ही दर्द हुआ, क्योंकि गाड़ी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, हाँ मेरी उंगलियों को चोट जरूर पहुंची थी। अपना हाथ झटकते हुए मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई मदद के लिए मिल सके। कुछ लोग थोड़ी दूर पर अपने खेतों में काम कर रहे थे। मैंने उन्हें इशारे से बुलाया, लेकिन कुछ ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया तो कुछ लोग उठकर मेरे पास आए। मैंने अपनी परेशानी बताई तो एक ने कहा कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा बाजार है, वहीं पर आपको मैकेनिक मिल सकता है। अब 2 किलोमीटर दूर पैदल जाकर मैकेनिक को बुलाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा आप मुझे मैकेनिक का नंबर दे दें, मैं फ़ोन करके उसे बुला लूँगा, लेकिन किसी के पास नंबर नहीं था। मैंने फिर भी निवेदन किया कि देखो भाई, मेरी मदद कर दो, आप लोग उसे बुला लाओ, इसके बदले मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। लेकिन सब बहाना बनाते हुए बोले कि उसे बुलाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि गाड़ी खुद ले जानी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी के बुलाने पर नहीं आता। गर्मी के मारे मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैंने गुस्से भरी नज़र उन लोगों पर डाली जो अब अपने खेतों में काम में लगे हुए थे। सूरज की तेज गर्मी भी उन लोगों पर असर नहीं कर रही थी, मानो सूरज भी उनसे हार चुका हो, लेकिन अब वो सारी गर्मी मुझ पर ही उड़ेल रहा था। मैं झल्लाता हुआ उस दिशा में बढ़ने लगा जहाँ गांव वालों ने इशारा किया था कि मैकेनिक मिल सकता है। अभी कुछ ही दूर चला था कि पसीने से मेरा बुरा हाल हो गया था। एक पेड़ की छांव में बैठकर मैं सुस्ताने लगा। तभी मुझे किसी की खिलखिलाहट की सुनाई दी थी। ये एक लड़की की आवाज़ थी और उसकी हंसी शांत माहौल में अजीब सी धुन बिखेर रही थी। उसकी हंसी मेरे कानों को बहुत ही भली मालूम हो रही थी। मैंने अचानक उस दिशा में देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। एक मासूम सी लड़की अपने बकरी के बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार कर रही थी। बच्चा भी उससे काफ़ी ज़्यादा घुला मिला लग रहा था। वो भी उसे प्यार करने की कोशिश कर रहा था। शायद इसी गुदगुदी की वजह से लड़की की हंसी के जल तरंग बज रहे थे। लाल रंग के लहंगे चोली में वो कोई खिला हुआ गुलाब लग रही थी। उसकी रंगत दूध की तरह सफ़ेद थी, जो धूप में रहने की वजह से लाल हो रही थी। उसके काले लंबे बालों की चोटी उसकी पतली कमर पर लहरा रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे की मासूमियत ने मुझे मोहित कर दिया था। उसने मेरी नज़रों को महसूस किया और गुस्से से मुंह फेर लिया। उसकी ये अदा भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मैं अनजाने ही उसके करीब पहुंच गया और उससे पूछा, सुनो, ये रस्तोगी मार्केट यहाँ से कितनी दूर है? उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने बकरी के बच्चे के साथ खेलती रही। उसकी बेपरवाही मुझे खटकने लगी। मुझे उसका यूँ खुद को नज़रअंदाज करना बुरा भी लगा,
लेकिन फिर भी मैंने दोबारा कहा, देखो मैं शहर से आया हूँ और मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मुझे मैकेनिक की ज़रूरत है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो मैकेनिक मिलेगा ये मार्केट यहाँ से कितनी दूर है। और फिर जो लड़की बोली थी उसे सुनकर मेरी हैरानी की हद न रही। मैं बड़ी बड़ी आंखें खोल कर उस लड़की को देख रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही बचकानी हरकत की थी। मेरी बात सुनकर उसने बकरी के बच्चे को गोद से उतार दिया और ज़ोर ज़ोर से ताली बजाते हुए मेरा मजाक उड़ाने लगी। शहरी बाबू की गाड़ी ख़राब हो गई, शहरी बाबू की गाड़ी ख़राब हो गई, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। वो ज़ोर ज़ोर से ताली बजाकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। अभी मैं कुछ और सवाल उससे पूछता कि तभी उसके पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। कहने लगा, पूजा तू यहाँ क्या कर रही है? देख, सारी बकरियाँ दूसरे के खेत में घुस गई हैं। अगर नुकसान हुआ तो वो लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। तुझे ये काम भी ठीक से नहीं होता? चल अब जल्दी जा यहाँ से, खड़ी क्या है? उस आदमी की डांट सुनकर लड़की का मुंह बन गया। बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहने लगी, बापू मुझे उन बकरियों से कोई मतलब नहीं, आप खुद ही अपनी बकरियों को संभालो। उस आदमी ने उसे डांटते हुए वहां से भगा दिया था। वो बच्चों की तरह पैर पटकते हुए चली गई। उसका ये बचकाना रूप भी उसे काफ़ी प्यारा बना रहा था। दूर तक मेरी नजरें उसका पीछा कर रही थीं। पता नहीं क्यों जैसे जैसे वो लड़की मुझसे दूर जा रही थी, मेरा दिल भी उसके जाने से उदास हो रहा था। और अपनी इस हालत पर मैं खुद हैरान था। उस आदमी की आवाज़ पर मैं चौंकन्ना हो गया, जो कह रहा था, बाबूजी आपको क्या चाहिए? मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। मैंने कहा, बाबा जी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। वो कहने लगा, आप चिंता मत करें, मैं अभी आपकी गाड़ी ठीक करवा देता हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप वहाँ चलिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, आपकी गाड़ी तब तक ठीक हो जाएगी। इस गर्मी से बचने का मुझे यही तरीका सही लगा, क्योंकि उस आदमी ने अपने मकान की ओर इशारा किया था। उसका मकान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं उस आदमी के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल पड़ा। वो एक छोटा सा मकान था, जैसा कि आम तौर पर गांव में होते हैं, लेकिन साफ सुथरा था। एक तरफ एक खाट पड़ी हुई थी जिस पर दरी बिछी हुई थी, और दूसरी तरफ एक और चारपाई रखी थी। बाहर आंगन में एक नलका लगा हुआ था। मैंने उस नलके के ठंडे पानी से हाथ मुंह धोया और ख़ुद को काफ़ी ताज़ा महसूस किया, और फिर खाट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी मेरे लिए ठंडी लस्सी बना लाया। लस्सी पीते ही मुझे ताजगी का एहसास हुआ था। वो आदमी कहने लगा, मैंने अपने एक आदमी को भेज दिया है, वो आपकी गाड़ी ठीक कर देगा, तब तक आप आराम कीजिए। मुझे उस लड़की को लेकर उत्सुकता हो रही थी। मैं उसके बारे में जानना चाहता था। पता नहीं वो लड़की उस आदमी की कौन थी, और वो इतनी बचकानी हरकतें क्यों करती थी, जबकि देखने में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उम्र यही कोई 18-19 साल होगी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उस आदमी से पूछ लिया, बाबा जी वो जो लड़की अभी खेत में थी। मेरी बात पूरी होती उससे पहले ही वो आदमी बोल पड़ा, साहब जी ज़रूर पूजा ने आपको तंग किया होगा। अरे मैं तो तंग आ गया हूँ इस लड़की से। जहाँ जाती है बस लोगों को परेशान ही करती है। दिन भर इसकी शिकायतें आती रहती हैं बाबूजी, मगर क्या करूँ, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, बस अपनी मासूमियत में लोगों को तंग कर देती है। मैंने उत्सुकता वश पूछा, लेकिन बाबा आपकी बेटी तो। मेरी बात का मतलब समझकर वो आदमी दुखी हो गया और चारपाई पर बैठते हुए कहने लगा, साहब जी मेरी पूजा बचपन से ऐसी नहीं थी, वो तो बहुत समझदार थी। मेरी और मेरी पत्नी संध्या की जान थी। पूजा हमारी आंखों का तारा थी, क्योंकि पूजा के बाद हमारे घर कोई दूसरी औलाद पैदा नहीं हुई थी। जब पूजा 12 साल की थी वो बहुत ही चुलबुली और शरारती थी। एक दिन मैं और पूजा की माँ संध्या खेतों पर काम करने गए थे। उसी दौरान जमींदार का बेटा हमारे घर आ गया और पूजा के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। पूजा की चीखों पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए थे और जमींदार का बेटा भाग गया था, लेकिन उसकी गंदी नज़र पूजा पर अटक गई थी। वो आए दिन अब पूजा के आसपास मंडराने लगा था। एक दिन रात के समय जमींदार का बेटा हमारे घर घुस आया था। वो पूजा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा था। उस दिन मैं घर पर नहीं था। पूजा की माँ ने पूजा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठी, क्योंकि गुस्से में आकर उस जमींदार के बेटे ने मेरी पत्नी संध्या पर एक डंडे से वार कर दिया था। वो डंडा सीधा संध्या के सर पर लगा था और उसी वक्त वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। जमींदार का बेटा डर गया था और वो उसी समय डर के मारे घर से भाग गया। ये कहते कहते वो आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगा, साहब जी मेरी पूजा तो बहुत मासूम थी, सिर्फ 12 साल की। इतनी सी छोटी उम्र में ही उस पर इतने जुल्म हुए थे। उसकी माँ हमें छोड़कर चली गई।
मैं पूजा को लेकर गांव छोड़कर दूसरे गांव में आकर रहने लगा, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पूजा की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। पूजा ने बहुत छोटी उम्र में जो कुछ सहा था, उससे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। ऊपर से उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई, जिससे उस पर और भी गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे वो मानसिक रूप से बीमार हो गई और बच्चों जैसी हरकतें करने लगी। मैंने गांव के डॉक्टर और वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि पूजा को बाहर ले जाकर इसका इलाज कराओ, तब वो ठीक हो सकती है। मगर साहब जी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं तो खुद दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पालता हूँ। धीरे धीरे पूजा बड़ी होती चली गई, लेकिन उसका दिमाग अब भी किसी छोटे बच्चे की तरह काम करता है। पूजा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। कितनी मासूम और खूबसूरत सी लड़की थी, और किसी दरिंदे ने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने के चक्कर में उसे बर्बाद कर दिया था। हंसता खेलता घर दुखों में भर गया था। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि एक आदमी आया और कहने लगा, रमेश बाबू, आपने जो गाड़ी दिखाई थी उसका टायर तो पंचर था, तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन गाड़ी में और भी कई खामियां हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो गाड़ी पूरी तरह जवाब दे देगी, और फिर उसे ठीक करने में 2 दिन का समय लगेगा। ये सुनकर मुझे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। मैं झुंझला गया। रमेश और वो आदमी दोनों ही मुझे सहानुभूति नज़रों से देख रहे थे। रमेश आगे बढ़ा और कहने लगा, आप चिंता क्यों करते हैं? 2 दिन हमारे गांव में रहिए, ताज़ा हवा में सांस लीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, फिर आप अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। मजबूरी थी तो मैंने उनकी बात मान ली और अपनी गाड़ी उस आदमी के हवाले कर दी। कुछ कपड़े जो मैं अपने साथ लाया था उन्हें गाड़ी से निकाल लाया। अब मेरा मूड नहाने का हो रहा था, तो मैं नहाने चला गया। जब नहा धोकर निकला तो रमेश खाने का इंतजाम भी कर चुका था। गांव का सादा खाना था, लेकिन खाने में बहुत स्वाद था। मैंने पेट भरकर खाना खाया। इतनी ही देर में पूजा भी आ चुकी थी। उसकी गोद में बही बकरी का छोटा सा बच्चा था। उसे देखकर मैं फिर से उसकी मासूमियत में खोने लगा था। मुझे देखकर वो पहले तो हैरान हुई, फिर खुशी से झूमते हुए कहने लगी, शहरी बाबू, आप हमारे घर? अरे आपकी तो गाड़ी ख़राब हो गई थी ना, ठीक हो गई क्या? मैंने कहा, नहीं, अभी मैं 2 दिन तक तुम्हारे घर ही रहूँगा, और मुझे ज़्यादा तंग मत करना, वरना देखो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरी गुस्से वाली एक्टिंग पर वो एकदम से डर गई और कहने लगी, अगर आपने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगूंगी, और फिर मेरे बापू आपको बहुत डांटेंगे। उसकी मासूमियत पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, अच्छा बाबा, नहीं डांटूंगा, बस दिन भर का थका हारा था, इसलिए दोपहर का खाना खाकर मैं सो गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज की रात मेरी ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान आने वाला था। जब मैं सोकर उठा तो रात के 10 बज चुके थे। मैं हैरान था कि मैं इतनी देर तक कैसे सोता रहा। मैं जल्दी से हड़बड़ाकर उठ बैठा, लेकिन सामने खड़ी पूजा को देखकर मैं एकदम से चौंक गया था। वो मुझे बड़ी ही मासूमियत से देख रही थी। मैंने कहा, पूजा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो कहने लगी, शहरी बाबू, बापू ने कहा था कि अगर बाबूजी जाग जाएं तो मैं उन्हें जगा दूं, क्योंकि आपको खाना देना है ना। मैं जा रही हूँ बापू को जगाने। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको पूजा, अपने बापू को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वो सो गए हैं, उन्हें सोने दो। मुझे भूख नहीं है, दोपहर को बहुत पेट भर कर खा लिया था। पूजा मासूमियत से कहने लगी, लेकिन शहरी बाबू, अगर आप रात का खाना नहीं खाएंगे तो जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा मेरे बापू कहते हैं। उसकी बातें मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा, अच्छा, और क्या कहते हैं तुम्हारे बापू? वो मेरे पास ही तख्त पर बैठ चुकी थी। कहने लगे, मेरे बापू मुझसे बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं मेरी पूजा एक दिन बहुत बड़े घर जाएगी और रानियों की तरह राज करेगी। बापू मुझसे बहुत प्यार करते हैं शहरी बाबू। आपको पता है, मुझे ज़रा सी तकलीफ़ होती है तो बापू खुद रोने बैठ जाते हैं। ये कहकर पूजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर कहने लगी, अच्छा, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं आपके लिए खीर ले आऊँ? बापू ने आज शाम को ही खीर बनाई थी मेरी फरमाइश पर। मैंने कहा, नहीं, ऐसा करो, 1 गिलास दूध ले आओ। वो दौड़कर चली गई और मैं हाथ मुँह धोने के लिए बाहर आ गया। गांव का खुला वातावरण अच्छा लग रहा था, लेकिन गांव में शाम होते ही रात जैसा सन्नाटा छा जाता था। चारों तरफ शांति ही शांति थी। जब वो दूध लेकर आई तो उसके हाथ में 2 गिलास थे। कहने लगी, शहरी बाबू, 1 गिलास आप पियो और 1 गिलास मैं पीऊँगी। उसकी आंखों में काजल चमक रहा था। उसकी कजरारी आंखें शरारत से भरी हुई थीं। मैंने कहा, अच्छा पूजा, अब तुम भी सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। वो कहने लगी, नहीं, पहले आप दूध पियो, फिर मैं पीऊँगी और उसके बाद ही सोने जाऊँगी। उसकी शरारती सी जिद पर मैंने गिलास उठाकर दूध पी लिया, और मेरे दूध पीते ही उसने भी अपना दूध ख़त्म कर दिया।
दूध का गिलास रखने के बाद वो मेरे करीब आई और जरा सा मेरी तरफ झुककर कहने लगी, शहरी बाबू आपको पता है इस दूध में क्या था? उसकी ये बात सुनकर तो मेरी जान निकल गई। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, पूजा तुमने क्या किया है? आखिर दूध में क्या मिलाया था? वो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। कहने लगी, मैंने दूध में भांग मिलाई थी शहरी बाबू। अब आपको नशा हो जाएगा और मुझे भी, फिर हम दोनों आसमान में उड़ने लगेंगे। बहुत मज़ा आएगा शहरी बाबू, बहुत मज़ा। ये कहते कहते वो जोर जोर से हंसने लगी और मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, पागल लड़की, ये क्या कर दिया तुमने? क्या ज़रूरत थी भांग मिलाने की? अब मुझे समझ आया दूध का स्वाद कुछ अलग क्यों था। दूध का असर थोड़ी ही देर में दिखने लगा था। मेरा सिर घूमने लगा था और पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा था। भांग का असर पूजा पर भी हो चुका था। वह नशे में लड़खड़ाते हुए बोली, शहरी बाबू मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही वो दीवार से जा टकराई थी। मैंने तुरंत ही उसे सहारा दिया और कहा, पूजा तुम पूरी पागल हो गई हो, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ कर आता हूँ। मैं पूजा को उसके कमरे में लेकर आया और उसे बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, अब यहाँ से बाहर मत निकलना जब तक नशा न उतर जाए। मैं कमरे से निकलने ही वाला था कि अचानक बाहर से गीदड़ों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। पास में जंगल होने के कारण यह आवाज़ बहुत डरावनी और तेज़ थी। एक पल के लिए तो मेरा दिल भी जोरों से कांप उठा था। शायद पूजा भी डर गई थी। मैंने कहा, पूजा घबराओ मत, तुम्हें तो इस माहौल की आदत होनी चाहिए। वो बोली, लेकिन शहरी बाबू मुझे हमेशा गीदड़ों के चिल्लाने से डर लगता है, इसीलिए मैं शाम होते ही सो जाती हूँ ताकि इनकी आवाज़ें न सुनूं। मैंने उसे समझाया, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, गीदड़ घर के अंदर नहीं आते। कि तभी फिर से गीदड़ों की आवाज़ आई और डर के मारे पूजा मेरी ओर दौड़ी और मेरे सीने से चिपक गई। उसका नर्म, गर्म और मासूम सा वजूद मेरे शरीर में अजीब सा एहसास मचाने लगा था। पूजा की सुंदरता किसी को भी आकर्षित कर सकती थी, लेकिन मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो इस हालात का फ़ायदा उठाता। जल्दी ही मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर मैंने पूजा को धीरे से खुद से अलग किया। मैंने कहा, जाओ सो जाओ। लेकिन भांग का नशा धीरे धीरे मुझ पर हावी हो रहा था। मैं खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। उधर पूजा मुझसे दूर हटने के लिए तैयार नहीं थी। उसने मुझे कमर से जोर से कसकर पकड़ रखा था और मेरे सीने में अपना सर छुपा रखा था। उसका कांपता लरजता वजूद मेरी बाहों में था। मैं पूजा को खुद से दूर हटाना चाहता था। इन नाजुक पलों में खुद को संभालना चाहता था, लेकिन अनायास ही मैंने पूजा को अपने पास खींच लिया। मेरे होंठ उसकी गर्दन के पास आ गए थे और मैंने उसकी नाजुक गर्दन को हल्के से छू लिया था। उसकी सांसें तेज हुई थीं। उसने चौंक कर अपनी गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठ लरज रहे थे और अगले ही पल मैंने उसके लरजते होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। मदहोशी की हालत में मैंने पूजा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे चारपाई पर लिटा दिया। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जब मुझे होश आया तो मैंने अपना सिर पकड़ लिया था। पूजा के चेहरे पर कोई डर या शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो बच्चों की तरह खुश थी। उसने जोर से खिलखिलाते हुए कहा, शहरी बाबू आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं बापू से कह दूंगी कि अब मैं हमेशा आपके साथ सोया करूंगी। उसकी इस बचकाना बात पर मेरा जी चाहा या तो अपना सर दीवार पर दे मारूं या उसका ही गला दबा दूं। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे सख्त लहजे में कहा, खबरदार अगर तुमने अपने बापू से इस रात के बारे में कुछ भी कहा तो अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम्हें जंगल में उन्हीं गीदड़ों के आगे फेंक आऊंगा जिससे तुम रात को डरकर मुझसे आकर चिपक गई थी। पूजा डर गई और बोली, नहीं शहरी बाबू, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। रात के 12 बज चुके थे। मैंने उसे सोने के लिए कहा और खुद अपने कमरे में चला आया। जो कुछ हुआ था वो सही नहीं हुआ था। मेरा ज़मीर मुझे कचोट रहा था कि मैंने एक मासूम लड़की की मासूमियत का फ़ायदा उठाया, उस इंसान के विश्वास को तोड़ा जिसने कितने मान और प्यार के साथ मुझे अपने घर में पनाह दी थी। पूरी रात मेरी बेचैनी में कटी थी। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं था और फिर एक फ़ैसला करके मैं सो गया था। ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी बदल देने वाला था, लेकिन इस वक्त मुझे परवाह नहीं थी क्योंकि ये फ़ैसला करने के बाद मुझे सुकून आ गया था। सुबह मैंने अपना ये फ़ैसला पूजा के बाप को सुना दिया। मैंने पूजा के बाप से कहा कि मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने हैरान होकर कहा, लेकिन बेटा ये कैसे मुमकिन है? मेरी पूजा तो दिमागी तौर पर सही नहीं है, फिर तुम उससे शादी क्यों करना चाहते हो? मैंने उन्हें उनके सवालों के जवाब दिए बिना कहा, मैं पूजा का इलाज कराऊंगा, आप चिंता न करें, बस उसकी शादी मुझसे करवा दें। मुझे पूजा की मासूमियत भा गई है
उसके साथ जो कुछ हुआ है, मेरे दिल में उसके लिए कुछ करने की इच्छा है। मैं उसे शहर लेकर जाऊंगा, उसका इलाज करवाना चाहता हूँ, उसे ज़िंदगी की तरफ लौटाना चाहता हूँ। ये कहते हुए मैंने पूजा के बापू से नज़रें चुरा ली थीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा था मैं सिर्फ अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए कर रहा था, ना कि पूजा की ज़िंदगी सुधारने के लिए। काफ़ी बहस के बाद पूजा के पापा ने हामी भर ली और हमारी सादगी से शादी हो गई। पूजा बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे समझाया कि अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरा दिल शांत था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुद को दोषी महसूस कर रहा था। शादी के बाद मैं पूजा को अपने शहर घर ले आया था। घर में नौकर चाकर मेरे साथ दुल्हन को देखकर हैरान थे, लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने घर की पुरानी नौकरानी पन्ना से कहा, आंटी, इसे कमरे में लेकर जाओ। पन्ना उसे लेकर मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने पीछे से आवाज़ दी, पन्ना आंटी, पूजा को अलग रूम दिखाओ, ये मेरे कमरे में नहीं, अलग रूम में रहेगी। मेरे आने की खबर सुनकर अनीता बहुत खुश हुई थी और अगले ही दिन वो मेरे घर पहुंच चुकी थी। मैं उसे सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र पूजा पर पड़ी। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी और मैंने नज़र चुराते हुए पूजा की सच्चाई अनीता को बता दी, क्योंकि अनीता से सच्चाई छुपाना आसान नहीं था। सच्चाई जानने पर अनीता घायल शेरनी की तरह बिफर गई थी। उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? पहली बात, तुम इस लड़की के करीब गए ही क्यों? और दूसरी बात, अगर तुम इसे छोड़ना चाहते तो इसे गांव में ही छोड़कर आ जाते। इसे अपने गले का हार बनाने की क्या ज़रूरत थी? और अब तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे शादी करूं, ये जानते हुए कि तुम इस गवार लड़की के पति हो? हरगिज़ भी नहीं। करण मल्होत्रा, मैं कोई मिडिल क्लास घराने की कमज़ोर लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ समझौता कर लूँ। अब मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ। ये कहकर अनीता मुझे धक्का देकर घर से बाहर चली गई थी और मैं वहीं सोफे पर ढेर हो गया। मैंने अनीता के साथ अपनी ज़िंदगी के ढेर सारे सपने देखे थे जो पल भर में चकनाचूर हो गए थे। पूजा ने ये सब कुछ देखा, मेरी आंखों में आंसू देखे। वो मेरे पास आई और मेरे आंसू अपने हाथों से पोंछने लगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे जोर का धक्का दिया, जिससे वो फर्श पर जाकर गिरी और उसका सिर टेबल से टकरा गया। वहाँ से खून भी निकलने लगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं गुस्से से तमतमाता हुआ घर से बाहर चला गया। रात को जब मैं वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने पूजा के साथ बहुत गलत किया है। उसके सिर पर चोट लगी थी और शायद उसने उस पर दवा भी नहीं लगाई होगी। मैं पूजा के कमरे की ओर बढ़ा। वो सोई हुई थी। मैंने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और धीरे धीरे उसके जख्म को साफ किया। मेरे हाथ लगाते ही पूजा उठकर बैठ गई थी और अब खामोशी से बैठी थी। मैंने जख्म की सफाई के बाद बैंडेज कर दी। फिर उसका हाथ पकड़कर मैंने बेड से हटाया, क्योंकि उसके खून की कुछ छींटें तकिए कवर और बेड की चादर पर भी लग गए थे। मैंने बेड की चादर और तकिए की कवर बदल दी और दोबारा से हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया। मैंने कहा, लाइट बंद करो और सो जाओ। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मेरे सामने बैठी रही। मैं नजरें चुराता हुआ कमरे से बाहर चला आया। अनीता के जाने के बाद से मेरा व्यवहार पूजा के साथ और भी सख्त हो गया था। मैंने उसे कभी सुकून से नहीं रखा। मेरे नौकर भी ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे इस व्यवहार ने पूजा की ज़िंदगी को नरक बना दिया। हमारा एक माली था जिसकी उम्र यही कोई 35-40 साल की थी। उसके बीवी बच्चे गांव में रहते थे और वो यहाँ नौकरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। उसकी नीयत पूजा पर ख़राब हो चुकी थी। उसके दिल में ये डर नहीं था कि मुझे कुछ पता चला तो मैं उसका क्या हाल करूँगा, क्योंकि उसे पता था मैं पूजा से कोई लगाव नहीं रखता, बल्कि उससे नफ़रत करता हूँ, उसे टॉर्चर करता हूँ। इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई थी और वो मेरे पीछे से पूजा के साथ गलत काम करने के इरादे बनाने लगा। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने देखा पूजा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर आंसू पोंछ रही थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया। मुझे कोई भावना नहीं दिखानी थी, लेकिन आज पूजा को रोते देखकर मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा था। मुझे पूजा से कोई इश्क नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कुछ तो ऐसे एहसास थे कि मैं अनचाहे ही पूजा के कमरे में चला गया। वो डरते हुए बोली, शहरी बाबू आप। एक तो उसका मुझे शहरी बाबू कहना गुस्सा दिलाता था, मेरे पूरे शरीर में आग लगा देता। मैंने कहा, देखो पूजा, मुझे शहरी बाबू मत कहा करो, मेरा नाम करण है, मुझे करण कहकर बुलाया करो। वो डरते हुए बोली, ठीक है करण जी, मैं आपको शहरी बाबू नहीं बुलाऊंगी। मैंने देखा कि उसकी आंखें गुलाबी हो रही थीं, शायद वो बहुत रोई थी। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही थीं?
वो फिर भी कुछ नहीं बोली। मैंने पूछा, बताओ क्यों रो रही थी? कहने लगी, करण जी मुझे आप अच्छे लगते हैं और जब आप मुझे छूते हैं तो मुझे खुशी होती है, लेकिन जब कोई और मुझे छूता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे घिन आती है, लेकिन फिर भी वो मुझे छूता है। और ये सब सुनकर मैं एकदम से चौंक गया था। मैंने जब से पूजा को शादी करके यहाँ इस घर में लेकर आया था, मैं उसके करीब एक बार भी नहीं गया था। अनीता की यादों में ही खोया रहता था। मैंने गुस्से से पूछा, मेरे अलावा तुम्हें कौन छूता है? वो डरते हुए बोली, गज्जू जो हमारा माली है ना, उसने मेरे हाथों पर अपने होठों से प्यार किया था। और ये सुनकर मेरी रगों में गुस्से की आग दौड़ गई थी। मैंने पूजा को कंधे से पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही हो पूजा? गज्जू यहाँ कमरे में आया था, बताओ। वो डर के मारे कांप रही थी, फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाया। गुस्से के मारे मेरे पूरे शरीर की रगें उभर कर बाहर आ गई थीं। मैंने कहा, कहाँ कहाँ हाथ लगाया उसने तुम्हें, बताओ मुझे। कहने लगी, उसने मुझे यहाँ छुआ था, उसने अपनी कमर पर उंगली रखी, उसने मुझे यहाँ भी छुआ था, उसने अपने गालों पर उंगली रखी, उसने अपने हाथों से मुझे यहाँ भी छुआ था, उसने अपने होठों पर उंगली रखी। बताते बताते पूजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथों पर अपने होंठ रखते हुए बोली, आज गज्जू ने मेरे हाथ पर ऐसे प्यार किया था, मुझे बहुत घिन आई थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए आज मैं बहुत रोई थी। जैसे जैसे पूजा बोल रही थी मेरे गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। मैंने पूजा को वहीं छोड़ा और गज्जू के क्वार्टर की ओर बढ़ा। मैंने उसके दरवाजे को तोड़ा और उसे खींच कर बाहर निकाला और मैंने उस पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को गलत नज़र से देखने की? गज्जू रोते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। साहब जी माफ़ कर दो, गलती हो गई। गज्जू कहने लगा, मैंने पूजा मैडम के साथ कभी हद पार नहीं की, बस कभी कभी मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें छूने की कोशिश करता था, लेकिन गुस्से के मारे मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने गज्जू को बुरी तरह पीटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। आज मुझे अपनी लापरवाही का एहसास हो रहा था और अब मैं दोबारा वही गलती करना नहीं चाहता था। जो कुछ हुआ था उसमें पूजा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं उसे सज़ा दे रहा था। गलती तो मेरी थी। धीरे धीरे मैं पूजा का ध्यान रखने लगा। मेरा थोड़ा सा ध्यान देने पर ही पूजा फिर से गुलाब की तरह खिलने लगी थी। मैं उसे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया और उसका इलाज शुरू हो गया। धीरे धीरे इलाज और मेरे प्यार से पूजा ठीक होने लगी थी। उसने पूरे घर को संभाल लिया था और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूजा के होने से मेरा घर स्वर्ग बन गया था। और फिर एक दिन वो आया जब मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि वो और पापा कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने के लिए आ रहे हैं। मैंने मम्मी पापा को अब तक पूजा के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब मैं इस बात को छुपा नहीं सकता था। जब मम्मी आई तो मैंने उन्हें पूजा के बारे में सब कुछ बता दिया, सिवाय इस बात के कि मैंने एक बार पूजा के साथ गलत किया था, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था और इसीलिए मैंने उससे शादी की थी। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे पूजा पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। मेरी बात सुनकर मम्मी नाराज़ हो गई। कहने लगी, तू तो अपनी ज़िंदगी के छोटे से छोटे फैसले भी मुझसे पूछ कर लिया करता था, फिर इतना बड़ा फैसला तूने मुझसे पूछे बिना ले लिया। उन्होंने नाराज़गी भरी नज़रों से मुझे और पूजा को देखा। पूजा तुरंत मम्मी के कदमों में बैठ गई और कहने लगी, मम्मी जी इसमें करण जी की कोई गलती नहीं है, आप प्लीज़ उन पर गुस्सा मत करें। करण जी तो बहुत ही नरम दिल इंसान है। जब उन्होंने मेरे बापू को परेशान देखा तो उनकी परेशानी और दुख को कम करने के लिए इन्होंने मुझसे शादी कर ली। ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था और करण जी आपको सब कुछ बताने ही वाले थे। पूजा ने अपने अच्छे स्वभाव और व्यवहार से मम्मी पापा का दिल बहुत जल्दी जीत लिया था, लेकिन अब मुझे परेशानी होने लगी थी, और वो ये कि मम्मी पापा के आने की वजह से पूजा अब मेरे कमरे में रहने लगी थी। पूजा की इतनी नज़दीकी मुझे बेचैन करने लगी थी। मेरा दिल उसकी संगत के लिए मचलने लगा था। मैं सोफे पर सोता और पूजा बेड पर। रातों को मैं बेचैन होकर उठ जाता था। मेरा मन करता कि मैं पूजा के पास जाऊं, उसे अपनी बाहों में लूं और अपने पति होने का फ़र्ज निभाऊं। पूजा की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करता तो अनीता का ख्याल आ जाता और मैं अपने कदम रोक लेता। और फिर एक दिन अनीता का ख्याल मेरे दिल से बिल्कुल निकल गया जब मैंने उसे उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखा। वो उसकी बाहों में बाहें डाले एक रेस्टोरेंट जा रही थी। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद भगवान हमारे लिए जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर पूजा मेरी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो शायद अनीता अब तक मेरी ज़िंदगी में आ चुकी होती और मैं पूरी ज़िंदगी पछताता रहता। अनीता बहुत ही बोल्ड एडवांस लड़की थी।
शादी से पहले गर्लफ्रेंड में कुछ बातें बुरी नहीं लगती, लेकिन शादी के बाद हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसी तक सीमित रहे और गैर मर्दों के साथ दोस्तियां ख़त्म कर दे। और शायद अनीता ऐसा कभी ना करती। मैंने अपने दिमाग से अनीता का ख्याल झटका और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज की रात मैं बहुत बेचैन था। पूजा सोने के लिए बेड पर लेट चुकी थी और मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था, तो मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा। तभी पीछे से पूजा ने आकर मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने एकदम बेचैन होकर पूछा, पूजा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मम्मी ने कुछ कहा है क्या? पूजा बोली, नहीं, मम्मी जी तो बहुत अच्छी हैं, पापा जी भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं ही बुरी हूँ। मैंने आपकी ज़िंदगी को दुखों और परेशानियों से भर दिया है। मैंने देखा है आप रात रात भर बेचैन रहते हैं। आप अनीता को याद करते हैं ना? मेरी वजह से वो आपसे नाराज़ है और आपको छोड़कर चली गई है। मुझे माफ़ कर दीजिए करण जी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई। आप मुझे वापस मेरे बापूजी के पास भेज दीजिए और फिर अनीता को ले आइए। आप उससे शादी कर लीजिए। मैं कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। ये कहते कहते पूजा की आंखों से आंसू और भी तेज़ी से बहने लगे थे। मैंने आगे बढ़कर उसके आंसू अपने हाथों से पोंछ दिए। मैंने कहा, पूजा तुम पागल हो। अनीता तो मेरे दिल से न जाने कब की निकल चुकी है। अगर अनीता का ख्याल मेरे दिल से ना निकला होता तो आज तो मेरे साथ यहाँ नहीं होती। पूजा रोते रोते मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, अगर ऐसा है तो आप मेरे करीब क्यों नहीं आते? मुझे भी आपके प्यार की ज़रूरत महसूस होती है करण जी, आपकी बाहों की ज़रूरत महसूस होती है, जिसमें समाकर मैं अपने सारे दुख भुला सकूं। मैं अपनी ज़िंदगी की थकान को मिटाना चाहती हूँ। मैंने उसे चुप कराया और कहा, पूजा चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता था। एक बार जो मैंने गलती की थी, उस पाप का बोझ मैं आज तक अपने दिल पर लिए फिर रहा हूँ, इसीलिए मैं खुद से तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा था। मैंने पूजा का चेहरा अपने हाथों में उठाया और शरारती अंदाज में कहा, पगली, अगर तुम्हें मुझसे प्यार था, मेरी बाहों के लिए तरसती थी, तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं तो न जाने कब से आंखें बिछाए तुम्हारी राह देख रहा था। मेरे शब्दों ने उसके दिल में बसे सारे संकोचों को ख़त्म कर दिया था। मेरे शरारती अंदाज पर पूजा ने अपनी शर्मीली आंखों से मुझे देखा, फिर धीरे धीरे अपना सिर मेरे सीने में छुपा लिया। मैंने भी उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया। आज की रात और उस रात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस रात मैंने गलती की थी, पाप किया था, लेकिन आज पूरे हक और प्यार के साथ मैंने उसे अपनी बाहों में समेटा था। उस रात मैं नशे में था, लेकिन आज की रात मैं पूरे होशो हवास में पूजा के नरम एहसास को महसूस करना चाहता था। धीरे से मैंने पूजा को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। हम दोनों के बीच का फासला अब प्यार से भर चुका था। बाहर खिड़की से झांकता चांद भी हमारे हसीन पलों को देखकर शर्मा गया और बादलों के पीछे छुप गया। ये रात एक नई शुरुआत की रात थी। हमारे दिलों की सारी उलझनें अब प्यार में बदल चुकी थीं। सुबह का सूरज अब हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर उगने वाला था। हम दोनों के लिए ये रात हमेशा के लिए यादगार बन चुकी थी और मैं जानता था अब हमारी हर सुबह एक नई उम्मीद और प्यार की रोशनी के साथ आएगी। मेरी बाहों में सोई हुई पूजा को मैंने और भी कसकर अपने सीने से लगा लिया था और उसके माथे को चूम कर खुद से वादा किया कि मैं कभी पूजा की ज़िंदगी में कोई गम नहीं आने दूंगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी पूजा और करण के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।